हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाली यूनिट से, जिसको शॉर्ट में आईसीटी भी कहा जाता है यहाँ पर, तो इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग आईसीटी और सुशासन का एक टॉपिक हमारा है इस यूनिट के अंतर्गत, तो उसे हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। यानी कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सरकार हमारी है, तो उसमें किस प्रकार से आईसीटी का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और ये टॉपिक आपका डायरेक्ट मेंशन है, अगर आप सिलेबस देखेंगे आईसीटी का तो उसमें आपको इसी प्रकार से लिखा हुआ मिल जाएगा, आईसीटी और सुशासन। तो इसको डिटेल में हम कवर करेंगे, तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, ताकि इसके बीच में जो कुछ भी मैं बताऊं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस स्लाइड में जो है हम लोग आईसीटी और सुशासन के बारे में सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद से एक एक करके इनसे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं कवर कराते हुए आपको चलूंगा। अब देखिए, सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि ई शासन या गवर्नेंस लोक प्रशासन में पारंपरिक दृष्टिकोण पर एक प्रतिमान है, जिसका अर्थ है कि सरकारी सेवाओं और सूचनाओं का जनता तक बिना किसी विलंब के पारदर्शी रूप में पहुंचना। इससे नागरिकों को दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में क्रांति आएगी। तो अब देखिए, इसको मैं डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि जो पहले का सिस्टम हमारा था, जिसमें हम फिजिकल मोड में सारा जो सरकारी काम हम करते थे, अगर आपको कोई सरकारी काम भी कराना था, इवन मान लीजिए कॉस्ट सर्टिफिकेट भी, आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है, तो पहले के टाइम में बहुत सारा आपको टाइम भी लगता था, 7 से 10 दिन भी लग जाते थे, और वो फिजिकल मोड में आपका सारा प्रोसेस चलता रहता। तो अगर वर्तमान समय में आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन आपका जो है 1 से 2 दिन में आपका ये सारा कुछ बन जाता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो कैसे इन सरकारी व्यवस्था में या सुशासन कह लीजिए या प्रशासन के अंदर आईसीटी का इस्तेमाल हो रहा है और कैसे बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो है आईसीटी का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है आपके सुशासन व्यवस्था में कि ताकि आपको जो सेवाएं सरकार से मिलने वाली हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मिल पाएँ, उसमें किसी भी प्रकार की लेट लतीफ़ी ना हो और पारदर्शिता भी हो। यानी कि जब फिजिकल मोड में कोई सरकारी काम होता था तो वो कई स्टेप में होता था और कई ऑफिसर्स और कई दफ्तरों से होकर वो काम आपका गुजरता था, और उसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती थी। लेकिन जब से इसमें गवर्नेंस में आप कह लीजिए या प्रशासनिक व्यवस्था में आईसीटी का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें पारदर्शिता देखने को आपको धीरे धीरे मिल रहा है। यानी कि बीच में जो ये प्रोसेस होता है उसको कम कर दिया गया, क्योंकि ये सारा कुछ ऑनलाइन आपका शिफ्ट हो गया। आप देखते हैं कोई भी फॉर्म भरना है सरकारी या कोई भी योजना से लाभ उठाना है, तो आपको उस योजना से संबंधित आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वेबसाइट पे अपना सारा कुछ डिटेल आपको फिल करना है और आपका उसको लाभ मिल जाएगा। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं थोड़ा सा बस आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप सरकारी योजनाओं के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लाभ ले रहे होंगे, और कई ऐसी सरकारी काम भी होंगे जो आप ऑनलाइन कराते होंगे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया कि इससे शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता, एकल खिड़की सेवाओं के माध्यम से समय की बचत, प्रक्रिया का सरलीकरण, भ्रष्टाचार में कमी और उत्तम कार्यालय अभिलेख प्रबंध और व्यक्तिगत व्यवहार एवं कार्य क्षमता इत्यादि में सुधार आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें सुधार आपको आईसीटी अगर इंक्लूड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अगर आप ई गवर्नेंस में कह लीजिए या प्रशासनिक व्यवस्था में या सरकारी जो सिस्टम है उसमें हम लाते हैं, तो आपको ये सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। पहले तो आपको जो भी प्रशासनिक प्रक्रियाएं होती है उसमें पारदर्शिता आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कई स्टेप नहीं होंगे, जो काम आपको डायरेक्ट ऑफिस से करना है वहां से आप करा सकते हैं ऑनलाइन मोड में। पहले ऐसे होता था कि आपका कागज या आपका फॉर्म आगे ऐसे बढ़ता रहता था, कभी उस पर काम होता या नहीं था, तो काफ़ी समय लगता था। ये पारदर्शिता आपको देखने को मिल जाएगी। और एकल खिड़की सेवाओं के माध्यम से समय की बचत, यानी कि कई सारे स्टेप नहीं होंगे, एक ही स्टेप में आपका सारा काम हो जाएगा। कोई फॉर्म भरना है, कोई योजना का फॉर्म भरना है, या आपको कोई सरकारी काम कराना, चाहे बिजली का बिल भरना है, तो आप देखते हैं कि बिजली के बिल के लिए वेबसाइट बनी हुई है हर स्टेट गवर्नमेंट की, वहाँ पर आप जो है ईजिली आप बिजली के बिल भर सकते हैं। पहले आपको बहुत सारे लंबी लाइन लगानी पड़ती थी और उसके बाद भी आपका बिल जमा नहीं हो पाता था, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो ये एक खिड़की या एकल खिड़की सेवाओं से जो है आपकी समय की बचत होगी, सरलीकरण, यानी कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान, घर बैठे आप सारा कुछ कर सकते हैं, बैंकिंग काम भी आप कर लेते हैं।
और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। जब 10 लोगों के पास आप नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो करप्शन हो रहा है या भ्रष्टाचार, उसमें कमी आपको आएगी। जब 10 लोगों के पास आप जाते हैं सरकारी काम कराने, तो आपको उसमें लेन देन की बात ऐसे देखने को मिल जाती है, तो भ्रष्टाचार करने की संभावनाएं होती हैं। पहले के टाइम में होती थी, लेकिन जब से ये ICT इंक्लूड हुआ है आपका प्रशासनिक व्यवस्था में, तो ये कम देखने को मिलता है। और देखिए, उत्तम कार्यालय की क्षमता या बेहतर कह लीजिए हो गया, और अभिलेख प्रबंध का भी यहाँ पर व्यवस्था काफी, पहले खूब मोटी मोटी आपको पता है पोटली की तरह सारे डॉक्यूमेंट्स या डेटा इकट्ठा होते थे हर दफ्तर और ऑफिस में, लेकिन यहाँ पर जो है अब ऑनलाइन होने की वजह से जितने भी डेटा है सब डिजिटली जो है एक डेटा स्टोर में सारा कुछ रखा गया है। इससे बहुत बड़ा गार्बेज भी आपको देखने को नहीं मिलेगा हर ऑफिस में और दफ्तर में। फिर उसके बाद से व्यक्तिगत व्यवहार एवं कार्यक्षमता और इत्यादि में, यानी कि पोटेंशियल कह लीजिए सरकार की या कार्यक्षमता में कह लीजिए इंक्रीजमेंट हो गई, यानी बढ़ोतरी हो गई। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया ICT सुशासन क्या है। बस एक स्लाइड में बस इतना ही जानना था हमें कि प्रशासनिक व्यवस्था में ICT का इस्तेमाल किस प्रकार से हो रहा है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया। अब आइए हम अगली स्लाइड को देखते हैं। इस स्लाइड में हम लोग जो है ई-गवर्नमेंट और ई-गवर्नेंस क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोनों टर्म्स आपको सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन दोनों में थोड़ा माइनर अंतर है, तो यहाँ पर मैं उसी को स्पष्ट करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ई-गवर्नमेंट और ई-गवर्नेंस दोनों शब्द स्वतंत्र अवधारणा, यानी दोनों का मीन्स अलग है, किंतु कई बार इनका प्रयोग वैकल्पिक रूप में किया जाता है और इन दोनों में तकनीकी रूप से कुछ मूलभूत अंतर आपको देखने को मिलता है। यानी ई गवर्नमेंट कह लीजिए या ई सरकार आप कह लीजिए, ई गवर्नेंस का मतलब ई प्रशासनिक व्यवस्था का आप कह लीजिए, यानी जिसमें इंटरनेट या इस प्रकार से डिजिटलाइजेशन सारा कुछ जुड़ गया, वो ई का इस तरीके से सिंबल लगाकर जो है यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट। इतना आपको क्लियर हो रहा है। दोनों का मीन्स अलग है, दोनों को मैं यहाँ पर डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले इसमें मैंने क्या बताया कि इसमें ई सरकार शब्द को दक्ष और लागत प्रभावी सरकार को प्रोत्साहित करने और अधिक सुविधाजनक सरकारी सेवाओं की सुविधा और सूचना के सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाने तथा सरकार को नागरिकों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के रूप में समझा जाता है। यानी कि ई गवर्नमेंट में जो है सरकार जो भी काम काज अपने कर रही है, जिस प्रकार की काम है उसको जो है नागरिकों के प्रति जो है जवाबदेह के रूप में जो है आप समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी सरकार के द्वारा सुविधाएं नागरिकों को दी जाती हैं उसमें एक तरीके से पारदर्शिता जो है लाने का भी प्रयास है इस तरीके से ई गवर्नमेंट में, यानी जिससे जो है नागरिक डायरेक्ट जो है इस ई गवर्नमेंट से एक्सेस कर सकता है, क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है, किस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, मतलब उसके बारे में आप जान सकते हैं। एक तरीके से पारदर्शिता लाना, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि नागरिकों को वो जवाबदेही करें, यानी किस प्रकार से काम करें, क्योंकि नागरिक ही जो है सरकार को चुनते हैं, सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में ऐसा ही सिस्टम हमारे यहाँ चलता है। इसके बाद से मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि ई सरकार को ई गवर्नेंस के उप समुच्चय के रूप में देखा जा सकता है, जो कि मुख्य रूप से प्रशासनिक दक्षता में सुधार तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कम करने पर केंद्रित है। यानी कि ई गवर्नमेंट तो आपको पता गया कि जो ये आपकी सरकार है इंटरनेट या डिजिटल हो गई है पूरी तरीके से, जिसमें आप उनकी योजना काम काज कैसे चल रहा है ये सारा कुछ जो है आप देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लास्ट में लिखा भी गया है कि नागरिकों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के रूप में जो है ई गवर्नमेंट को या ई सरकार को देखा जा सकता है। अब ई गवर्नेंस के बारे में मैंने यहाँ पर बताया कि ई गवर्नेंस कह लीजिए या ई प्रशासनिक व्यवस्था कह लीजिए, यानी कि जो भी प्रशासनिक व्यवस्था आपकी चल रही है उसमें यहाँ पर सुधार लाना, और जो भ्रष्टाचार उसके अंदर है, जैसे कि 10 लोगों के पास ऑफिसर के यहाँ जाते हैं तो आपके वो काम करने के बजाय आपसे घूस मांगते हैं, यही सब करप्शन है ना। यानी कि ईमानदारी से जो है आपका काम करने के बजाय वो आपसे कुछ पैसे खाते हैं, उसके बाद से वो काम करते हैं, तो यही इसी को करप्शन कहते हैं। यही भ्रष्टाचार जो है इसको कम करने का प्रयास है ई गवर्नेंस के द्वारा। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस, क्योंकि ऐसे तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है और प्रशासनिक व्यवस्था हमारी किस प्रकार से है, लेकिन ये जो ई वाला शब्द आपका यहाँ पर ऐड हो गया है, यानी कि डिजिटलाइज हो गया, उनकी अपनी वेबसाइट है, उनके सारे काम को आप कहाँ पर कौन सा काम चल रहा है सरकार का अपने स्टेट के अंदर, वो सारा कुछ जो है एक्सेस कर सकते हो। सरकार जवाबदेह है वेबसाइट पे या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो आपको क्लियर करती है क्या कुछ चल रहा है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए स्लाइड में जो है ई गवर्नेंस के जो है जो क्षेत्र हैं, स्कोप ऑफ ई गवर्नेंस, उसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है ई गवर्नेंस की, वो किन किन क्षेत्रों से जो है टच करती है, किन किन क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ई गवर्नेंस में अभिसूचनाओं व सेवाओं का प्रवाह इंटरनेट के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार और उनके विभागों, नागरिकों, व्यापारियों तथा सरकारी संगठनों के साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक होता है। तो ये आपको याद रखना है,
ई गवर्नेंस यानी इंटरनेट से, यानी कि जितनी भी व्यवस्था है सरकार की वो इंटरनेट से जुड़ चुकी है। इंटरनेट पे उनका डेटाबेस आ चुका है, जो भी चीज़ है उनको आप इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस और देख सकते हैं। कहने का मतलब तभी तो पारदर्शी होगा। पहले के समय में अगर आपको कुछ जांच भी करनी होती थी, कुछ चेक भी करना होता था, तो आपको बहुत सारी ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ते थे, बहुत सारी फाइलें देखनी पड़ती थी। लेकिन वही डेटाबेस अब इंटरनेट पे उपलब्ध है, जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ एक्सेस और उसके बारे में जान सकते हैं। तो इससे पारदर्शिता आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैंने यही बताया कि ई गवर्नेंस में भी सूचनाओं एवं सेवाओं का प्रवाह जो है इंटरनेट के माध्यम से होता है। तो जो भी सूचना और डेटा होता है इंटरनेट के इस्तेमाल से ही उसका प्रवाह होता है, कोई भी व्यक्ति एक्सेस करता है। और यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उनके विभागों, नागरिकों, व्यापारियों तथा सरकारी संगठनों के साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक जो है ये आपका प्रवाह होता रहता है। ये जो आपकी सूचनाएं और सेवाएं हैं ई गवर्नेंस की, इसका प्रवाह इंटरनेट के माध्यम से जो है इन सभी लोगों तक, यानी कि आपके जो सरकारी विभाग कह लीजिए है, नागरिक हैं, व्यापारी हैं, जो सरकारी संगठन है, जो हमारा समाज है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति, उन तक इन सूचनाओं का, उन जानकारियों का प्रवाह होता रहता है इंटरनेट के माध्यम से। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कैसे ये आपका ई गवर्नेंस काम कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले सरकार से नागरिक तक, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन के साथ किस प्रकार से ई गवर्नेंस कनेक्ट है, इसको हम एक एक करके इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन ये आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। दूसरा जो पॉइंट इसमें है कि नागरिक से सरकार तक ये जो ई गवर्नेंस किस प्रकार से काम करती है, इसको भी देखेंगे। तो इसको C to G से जो है इंडिकेट किया जाता है, यानी सिटीजन टू गवर्नेंस, इस प्रकार से इसको शॉर्ट में कहा जाता है। और नेक्स्ट जो है सरकार से सरकार तक किस प्रकार से ई गवर्नेंस काम करती है, तो ये G to G होता है, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट में दो तरीके की गवर्नमेंट आप मान लीजिए, एक तो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, तो उनके बीच में किस प्रकार से ई गवर्नेंस के रूप में काम हो रहा है। फिर नेक्स्ट जो है आपका सरकार से व्यापारियों तक, यानी गवर्नमेंट टू जो आपके बिजनेस हैं और जो बिजनेसमैन है उनके बीच में किस प्रकार से ई गवर्नेंस के रूप में काम हो रहा है। तो इसको एक एक करके, यानी कि सबसे पहले मैंने आपको सरकार से नागरिक तक किस प्रकार से इसमें ICT का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट से कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, इसको मैं डिटेल में आपको क्लियर करूंगा। उसी प्रकार से नागरिक से सरकार तक, तो एक एक करके सबके बारे में, ऐसा नहीं कि मैंने इसके बारे में बता दिया तो इसके बारे में और डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल में भी बताऊंगा। बस आप पेशेंस रख के समझते हुए चलिए, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं भी समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां पर भी मैं क्लियर करूंगा। और अगर नहीं समझ में आता पूरी तरीके से तो भी बताइएगा, मैं फिर से और बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए इस स्लाइड में जो है सबसे पहले हम सरकार से नागरिक तक यानी G2C, जैसे कि मैंने अभी बताया कि किस प्रकार से ई गवर्नेंस आपका काम करती है। तो सरकार और नागरिकों के बीच में ये काम कैसे होता है, जिसको शॉर्ट में G2C कहा जाता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो इसको हम एक एक करके एक एक पॉइंट में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सरकार से नागरिक तक संबंध सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जनता तक पहुँचाना है, यानी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सरकार की जो भी सेवाएं हैं उनको जो है लोगों तक पहुँचाना, यानी जनता तक पहुंचाना, ये कॉन्सेप्ट आपका G2C में आता है, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी गवर्नमेंट किस प्रकार से सिटीजन्स के लिए जो भी काम कर रही है उनको जनता तक पहुंचाने का काम आपका सरकार से नागरिक तक वाला जो पॉइंट है आपका G2C में होता है। इसके बाद से जो नेक्स्ट है आपका, आधुनिक समय में सरकार नागरिकों के जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर कार्य करती है और जिसमें लोगों की उपयोगिता से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती हैं, जैसे कि दूरसंचार, परिवहन, डाक, चिकित्सा सुविधाएं, विद्युत, शिक्षा इत्यादि। तो ये कुछ ऐसी सेवाएं हैं या ऐसे क्षेत्र हैं सरकार के जो कि लोगों के लिए होते हैं, लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए। जैसे दूरसंचार वाला हो गया, जैसे नेटवर्क के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग ऑपरेटर्स के जो है आप सिम्स या नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं नेटवर्क के माध्यम से। परिवहन के लिए जो है सड़कें हैं, आपका एयरपोर्ट्स अलग अलग शहरों में देखने को मिल जाएंगे, तो इस पर भी सरकार काम करती है। जो डाक व्यवस्था है, जहां से आप लेटर्स और कई सारी चीज़ों को जो है आप भेजते हैं, तो इसको भी धीरे धीरे डिजिटलाइज है वो करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और चिकित्सकीय जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर करना, विद्युत वाला आपका क्षेत्र है, बिजली जो है आपको मुहैया कराना, और शिक्षा का क्षेत्र, तो इसमें जो है सरकार जो है काम करती है सिटीजन्स के लिए। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स आते हैं, ये आपको याद रखना है। अब कुछ इसमें जो बिंदु हैं उसके बारे में बता देता हूं कि ई गवर्नेंस के थ्रू कैसे उनमें बदलाव आपको देखने को मिले हैं। जैसे कि
आपका यहाँ पर दूर संचार वाला सेक्टर हो गया। तो पहले के समय में क्या होता था कि अगर आपको रिचार्ज भी कराना होता था तो आप दुकान पे जाते थे और आप कार्ड लेते थे, अलग अलग प्राइस के कार्ड्स आते थे, या तो फिर उनके पास कोई फ़ोन होता था वो रिचार्ज करते थे। तो खुद से रिचार्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें काफ़ी कुछ सुधार हुआ और आप खुद से आज के समय में अपने फ़ोन का रिचार्ज भी कर सकते हैं, दूसरों का भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये सब डिजिटल इंटरनेट के माध्यम से ये सारा कुछ संभव हुआ। इसी को ई गवर्नेंस या ई प्रशासनिक व्यवस्था कह लीजिए। ई यानी कि इंटरनेट इन सभी व्यवस्थाओं में जुड़ गया, इसीलिए ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट आपका ये बन गया। परिवहन के सेक्टर में आप देख लीजिए कि जो बड़े बड़े राजमार्ग आपके हैं 4 लेन के, तो वहां पर टोल प्लाजास होते हैं। तो पहले के समय में अगर आपको टोल्स पे करने होते थे तो आप बकायदे पैसे देते थे और उसके बाद से जो है आपको रसीद कट के मिलती थी टोल पे का। अब डिजिटलाइजेशन के बाद जो है आप ऑटोमेटिक स्कैन हो जाता है और आपके अकाउंट से भी जो है उतना टोल कट जाता है। तो काफ़ी कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। डाक व्यवस्था में ये सारी कुछ हैं। चिकित्सकीय सुविधाओं में आपको हाईटेक ऐसे चेकअप की मशीनें हो गई हैं, या आपका जहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल है, अगर कोई रिपोर्ट ऐसी है जो वहाँ के डॉक्टर्स समझ में नहीं आती तो वो आप किसी बेहतर जो है हॉस्पिटल है या कह लीजिए जहाँ पर बेहतर जो है चिकित्सकीय सुविधा है वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। घर बैठे भी जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से ऑनलाइन। शिक्षा के क्षेत्र में बिजली का तो आपको बताइए कि कैसे आप बिजली के बिल ऑटोमेटिक जो है घर से बैठे पे कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। शिक्षा के सेक्टर में भी इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा हो। थोड़ा समय लूंगा लेकिन अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। इसके बाद से नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इस प्रकार सरकार से नागरिक के संबंध में ई शासन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सेवाओं की सुविधा सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर आईसीटी का इस्तेमाल है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो आप सरकारी किसी वेबसाइट पे जा सकते हैं, कौन सी योजना, कौन सी परियोजना कब तक पूरी होगी, कब से चल रही है, किसके पास वो टेंडर है, तो सारा कुछ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है वो तो आप समझ ही रहे हैं यहाँ पर। तो यही बात है कि इस प्रकार सरकार से जो है नागरिक के संबंध में ई शासन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सेवाओं की सुविधा सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर क्लियर करूंगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए इस स्लाइड में जो है हम ई नागरिकता के बारे में जानेंगे, यानी कि G2C वाले कॉन्सेप्ट में ही ये सारा कुछ है, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, यानी गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजन्स को किस प्रकार की जो है सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो आपका G2C में आता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैंने ई नागरिकता के बारे में आपको बताया, तो ई नागरिकता के बारे में समझ लेते हैं। तो इसके अंतर्गत ऑनलाइन स्थानांतरण, दस्तावेज का पुनः सत्यापन और यथा राशन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि संबंधित मुद्दे शामिल होते हैं। यानी कि अगर आपको अपना कोई भी पंजीकरण कराना हो तो आप जो है ऑनलाइन उस सारा कुछ कर सकते हैं अपने दस्तावेज के थ्रू। सत्यापन कोई कराना, वेरिफिकेशन कराना है आपको वो भी कर सकते हैं। राशन कार्ड में आपको नाम ऐड कराना है वो भी, सारा कुछ ऑनलाइन आपका होता है। कोई भी फिजिकल मोड में आई थिंक इस समय नहीं देखने को मिलेगा, सारा कुछ ऑनलाइन आपका काम होगा। पासपोर्ट अगर बनवाना है तो उसके लिए अप्लाई आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। और अगर आपका जो मतदाता पहचान पत्र है तो उसको भी अगर आपको बनवाना है तो उसके लिए भी ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो ये सारे जितने भी आपको पॉइंट्स इसमें देखने को मिल रहे हैं सारा कुछ ऑनलाइन आज के समय में हो रहा है। तो ये एक सेवा जो है आपको ऑनलाइन मोड में गवर्नमेंट के थ्रू जो है सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती है। पहले के समय में आपको ऑफिस दफ्तर यहाँ वहाँ चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आपको यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से बहुत सहूलियत और आसानी के साथ ही सारा कुछ काम आपका हो जा रहा है। तो ये सारा काम जो है गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजन्स के लिए किया जा रहा है। इसके बाद से आपका है यह सरकार के लिए प्रत्येक नागरिक की आभासी पहचान के निर्माण हेतु आवश्यक है, जिसे कि ऑनलाइन सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि जो आभासी पहचान पत्र कह लीजिए, जैसे कि हमारा कोई भी लॉगिन करना होता है इंटरनेट के वेबसाइट पे या कुछ और पे तो हमको जीमेल चाहिए होता है, तो उसी प्रकार से ऑनलाइन दुनिया में भी आपका एक पहचान पत्र होना चाहिए। सरकार ये यहाँ पर जो है मेंशन कर चुकी है, बताया है मैंने कि यह सरकार के लिए प्रत्येक नागरिक की आभासी पहचान का निर्माण हेतु, यानी उसका डेटाबेस जो है ऑनलाइन रहना चाहिए ताकि उनको वेरीफाई किया जा सके ये व्यक्ति। जैसे कि आप देखते होंगे जो यूरोपीय कंट्री है, जो डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पर सारा रिकॉर्ड जो है लोगों का होता है डेटाबेस में। आप किसी व्यक्ति के बारे में जो है ईजिली जो है कंप्यूटर पे सारा कुछ देखते हैं ना, कैसे FBI वाले या कैसे वहाँ के सिक्योरिटी जो पूरे डिपार्टमेंट वाले ईजिली किसी भी व्यक्ति के बारे में पूरा डेटा निकाल लेते हैं, उनके ऊपर क्या केस चल रहा है, क्या कुछ है, कैसा है व्यक्ति, पूरा डेटा निकल जाता है। यानी पूरा डेटा जो है एक सर्वर पे रखा गया है, वहाँ से सारा कुछ एक्सेस
किया जा सकता है। अभी भारत में भी धीरे धीरे किया जा रहा है, सभी व्यक्ति का डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे सारा कुछ किया जा रहा है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया कि इस कार्य के लिए सरकार को नागरिक डाटाबेस बनाने की आवश्यकता होगी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। यानी कि नागरिकों का डेटाबेस, यानी उसमें आपका सब कुछ रहेगा, कहाँ पर जन्म हुआ, कितने साल के आप हैं, क्या कुछ आपके पूरी बायोग्राफी कह लीजिए, मतलब डिटेल जो इंपॉर्टेंट होती है वो सारा कुछ उसमें देखने को मिल जाएगा। एक बार आपके बारे में डिटेल डालने पे, आपका नाम डालने पे सारा जो है डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि एक डेटाबेस में सभी नागरिकों का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा, नाम, पता, पिता का नाम, एड्रेस, ये सारा कुछ देखने को आपको मिलेगा। तो आई होप कि आपको ई नागरिकता यानी ई सिटीजनशिप वाला ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया। यानी G2C के अंतर्गत ई नागरिकता में आपको ये सारी सेवाएं सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए इस स्लाइड में जो है हम ई परिवहन के बारे में देखेंगे। अभी हम G2C यानी गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजन्स के लिए जो सेवाएं दी जाती हैं ई गवर्नमेंट के अंतर्गत या ई गवर्नेंस के अंतर्गत, उनके बारे में मैं बता रहा हूं। उसके बाद से नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा। तो ई परिवहन के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए इसमें सरकार ICT के माध्यम से सड़क, रेल, जल, वायु परिवहन की सुविधाएं संचालित करती है। यानी ई परिवहन के माध्यम से जो भी टोल वगैरह मैंने अभी ऊपर आपको बताया, ये सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। रेल में आपको कोई भी टिकट बुक करना होता है, आप घर पे बैठे ऑनलाइन कर सकते। पहले रिजर्वेशन के लिए जो है आप देखते साइबर कैफे भी होता है, लेकिन इसको इतना आसान बनाया कि अब लोग घर से भी इसको कर सकते हैं। आप अपने टिकट को घर बैठे ही जो है अपना बुक कर सकते हैं, किसी भी ट्रेन का, चाहे आपको जनरल का टिकट बुक करना हो या स्लीपर का या AC का, किसी भी टाइप का टिकट आप बुक कर सकते हैं। जल का जो आपका वाटर का बिल है वो भी आप पे कर सकते हैं। आप फ्लाइट की जो टिकट है वो भी घर बैठे आप जो है बुक कर सकते हैं। तो कितना आसान आपके लिए सारा कुछ हो गया। नहीं तो पहले आपको एयरपोर्ट पे जाना पड़ता था, पहले आपको रेलवे स्टेशन पे, तब जाकर आपका टिकट बुक होता था। अब इसके बाद ई स्वास्थ्य के बारे में हम बात कर लें तो इस सेवा में ICT सरकार की सहायता करती है, जिसके माध्यम से स्थानों, अस्पतालों में मरीजों के पंजीकरण का आंकड़ा, दवाइयों की जानकारी एवं अन्य कार्य जो है कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत संचालित होते हैं। यानी कि ICT का किस प्रकार से जो है यूज ई स्वास्थ्य में हो रहा है या ई हेल्थ में, मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि जो भी मरीज वहां पर जाता है उसका भी एक डेटाबेस बनता है, कौन सा मरीज आया, क्या कुछ उसको प्रॉब्लम थी, तो ये सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है। तभी तो कोई भी डॉक्टर हो या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उस डेटा को चेक किया जा सके, तो इसलिए इसमें ICT का इस्तेमाल होता है ई स्वास्थ्य या ई हेल्थ वाले सेक्टर में। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दवाइयों का मतलब दवाइयाँ हैं कितनी हॉस्पिटल में, इस तरीके से सारा कुछ डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंप्यूटर प्रणाली का इस्तेमाल जो है आपको यहाँ पर जो अस्पताल है या हॉस्पिटल है वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो आई होप कि ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए स्लाइड में G2C के अंतर्गत हम ई शिक्षा के बारे में बात कर ले रहे हैं, और ई हेल्प या ई सहायता वाला जो सेक्टर है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है सिटीजन्स को या नागरिकों को दी जाती है सुविधाएं, उनको हम देखते हैं। तो देखिए ई शिक्षा में हम बात कर ले तो ई शिक्षा को बड़े पैमाने पर ICT प्रभावित करती है, और इससे दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन कक्षा, प्रबंध, पंजीकरण आदि शामिल होते हैं। तो देखिए इसके बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है। ICT में भी मैंने बताया है, हायर एजुकेशन में जो उच्च शिक्षा में जो है आपके ICT का इस्तेमाल हो रहा है, जो पहल की जा रही है, और उसके साथ साथ जो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है। तो जैसे कि आपको कोई क्लास करना है तो आप ऑनलाइन मोड में भी कोर्स ले सकते हैं, या कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं होता तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपको वीडियो के फॉर्म में, अगर आर्टिकल के फॉर्म में जानना है तो गूगल पे भी आप सर्च करके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका इंटरनेट का आप इस्तेमाल करके ये सारा कुछ कर पाते हैं। तो ये तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि आज के समय में बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और अपनी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन्हें चाहिए गूगल में सर्च करते हैं। कोई लेक्चर सुनना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर आपको अलग अलग टीचर्स के द्वारा देखने को मिल जाएगा। यानी सीखने के लिए बहुत कुछ है, और अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं इस दुनिया में इंटरनेट की तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये आपके लाइफ को ख़राब भी कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव पहलू और नेगेटिव पहलू। तो इंटरनेट के नेगेटिव पहलू भी हैं और पॉजिटिव पहलू भी हैं। तो अगर पॉजिटिव पहलू में अगर आप रहते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव भी हो सकता है। लेकिन नेगेटिव पार्ट की तरफ अगर चले गए तो आप समझ लीजिए आपका पूरा समय और लाइफ भी ख़राब हो सकता है। तो आई होप कि ये आपको ई शिक्षा वाला सेगमेंट अच्छे से समझ में आ गया। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात थी जो ज़रूरी है जानना, उसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया। वैसे मैं नहीं चाहता हूँ टॉपिक से हट के कुछ ज़्यादा जाऊँ, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ रहती है तो जिसे मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। अब ई सहायता और ई हेल्प क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यह ICT पर आधारित आपदा की जानकारी व आपदा प्रबंधन से संबंधित है आपका, और यह आपदा की सूचना, जानकारी, चेतावनी, प्रबंध
प्रबंधन के तरीके आदि इंटरनेट व मैसेज के द्वारा सरकारी व निजी सहायक तंत्रों को उपलब्ध कराता है। जैसे देखिए मौसम बदलता है तो मौसम की आपको सूचना मिल जाती है। आपके फ़ोन में बहुत सारा वेदर एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। आज मौसम ऐसा है, आज बारिश होने वाली है, आज बहुत सनी डे, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। बहुत तेज़ बारिश होगी उसकी भी सूचना मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ कोई डिजास्टर आता है तो उसके बारे में भी अपडेट जो है इंटरनेट पर आपको मैसेज के द्वारा मिल जाएगा। तो ई हेल्प है ये सेक्टर, अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल भी बनाया जाता है ई सहायता के लिए, यानी कोई भी मैसेज करके या किस तरीके से आप मदद ले सकते हैं, गवर्नमेंट आपकी मदद कर सकती है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं हेल्प के लिए। तो आई होप कि ई सहायता वाला और ई एजुकेशन वाला जो यहाँ पर टॉपिक है या पॉइंट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये G2C के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ, यानी गवर्नमेंट यानी जो सरकार है आपकी ई सरकार, वो सिटीजन्स को किस प्रकार से सेवाएं जो है इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड करती है। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए इस स्लाइड में जो है हम नागरिकों से सरकार यानी C2G, अभी मैंने आपको G2C के बारे में यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन्स के द्वारा क्या सेवाएं जो है इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों को मिलती हैं उसके अंतर्गत मैंने सारा कुछ आपको बताया। अब नागरिकों से सरकार के बीच में ई गवर्नेंस कैसे चलती है यानी सिटीजन टू गवर्नमेंट, तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि इसमें सरकार नागरिकों के सहयोग से प्रजातांत्रिक प्रक्रिया यानी वोटिंग, चुनाव प्रचार, सुझाव आदि द्वारा गठित होती है। यानी अगर सरकार आपको बनाना है तो बहुत सारे ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो है ऑनलाइन वोटिंग की जाती है। आप घर बैठे ही फ़ोन से आप अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी कुछ जो फीडबैक या सर्वे है इसमें आप सरकार के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नागरिक जो है गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं यहाँ पर। जैसे कि पहले आपका C2G हो गया यानी नागरिक से गवर्नमेंट की तरफ, तो इसमें जो है वोटिंग, चुनाव प्रचार, सुझाव आदि जो है आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है कि इसके कुछ उदाहरण निम्न है, जैसे कि ई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की मूल अवधारणा में जनता की भागीदारी व लोकतांत्रिक तरीके से सरकार निर्माण की प्रक्रिया शामिल होती है। तो भारत में अभी जो है इस प्रकार से नहीं चुनाव होते हैं, ऑनलाइन आपका जो है बैलेट पेपर पहले चलता था, अब ईवीएम मशीन से होता है। आई होप कि जल्द ही जो है आपको बहुत समय बाद नहीं कह लीजिए 10 साल कह लीजिए लग जाए या 5 साल लग जाए, तो उसके बाद से आई होप कि ऑनलाइन जो है या फ़ोन के थ्रू जो है आप वोटिंग कर पाएँ। तो आई होप कि ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद से जो है वर्तमान में भारत की अधिक जनसंख्या के कारण सरकार निर्माण में जो है जनता की सक्रिय भागीदारी संभव प्रतीत नहीं होती है। यानी कि जो आपका वर्तमान समय है, भारत की आबादी आप सभी को पता है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उससे 121 करोड़ आपकी जो है आबादी है, लेकिन वर्तमान में उससे ज़्यादा है। लेकिन जो जनगणना हुई है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ 130 प्लस होगा, ठीक है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। जब तक कि जनगणना नहीं हो जाती तब तक आप जो है इस पुराने डेटा को ही मानेंगे। देखिए अब यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण जो है सरकार निर्माण में जनता की सक्रिय भागीदारी आपको देखने को नहीं मिलती। जब भी लोकसभा का चुनाव अगर आपका होता है पूरे देश में तो आप देखते हैं कि 56% कह लीजिए या 60 से ऊपर बहुत ज़्यादा आपका वोटिंग नहीं जाता है। यानी कुल आबादी के 56% कह लीजिए 57 या 58% लोग ही जो है यहाँ पर वोटिंग करते हैं। तो यहाँ पर पूरे लोग जो है सरकार बनाने में भागीदारी नहीं देते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या जहाँ पर इसको 80 से ऊपर क्रॉस होना चाहिए, 80% से ऊपर लोग जो है वोटिंग करें, उनको जहाँ मन करे वहाँ वोट दे, लेकिन वोटिंग करने जाए ये बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है वो है कि इस दिशा में ICT वोटिंग, पब्लिक ओपिनियन, फीडबैक और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक हो सकती है। यानी ICT जो है आपका वोटिंग के लिए और पब्लिक ओपिनियन यानी जो राय लेते हैं, आप देखते हैं न्यूज़ एंकर काफ़ी कुछ जो है सर्वे करते रहते हैं, लेकिन आप किस प्रकार से जो है ऑनलाइन जो कभी कभी आपको सर्वे देखने को यूट्यूब पर भी मिल जाता है, तो उस पर आपको ट्रू या फॉल्स इस तरीके से करके जो है अपना फीडबैक देना होता है। तो सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में ये सहायता आपका ICT करता है, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आई होप कि नागरिक से सरकार यानी C2G में जो मैंने ये पॉइंट आपको बताए वो आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए स्लाइड में जो है C2G यानी कि सिटीजन टू गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है एक पॉइंट आपका है ई फीडबैक, इसे हम देख लेते हैं। तो इसमें मैंने क्या बताया, ई फीडबैक में ICT आधारित सरकार को दिया गया सुझाव शामिल होता है। यानी कि कोई भी सर्वे कराती है गवर्नमेंट, आपके मोबाइल पे फ़ोन पे आ जाता है मैसेज इस प्रकार से कुछ भी संबंध में, तो आप अपना फीडबैक उस पर देते हैं। तो ये फीडबैक जैसे बहुत सारी कंपनी भी होती हैं वो भी फीडबैक लेती हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है तो वो कैसा है। तो गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती है, ठीक है, कोई भी उसकी योजना चल रही है, क्या ये काम ठीक से चल रहा है, तो फीडबैक से जो है वो अपने काम में जो है बेहतरी ला सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। तो आई होप कि ICT आधारित सरकार को दिया गया सुझाव यहाँ पर जो है आपका ई फीडबैक के अंतर्गत शामिल होता है। अब इसमें देखिए समूहों व पक्षों का एकत्रित होना सरकार को निर्णय लेने में
विवश करता है, यानी कि समूह का जैसे कि नहीं ये काम उचित नहीं, जैसे सरकार की कोई डिसीजन हो गया, अगर वो फीडबैक लेती है तो मान लीजिए 70% जनता कहती है कि नहीं ये आपका डिसीजन सही नहीं है, तो उस स्थिति में वो अपना निर्णय वापस ले सकते हैं। तो काफ़ी कुछ घटना जो है आपको बैक में देखने को मिली है इस तरीके से। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इसमें आईसीटी के माध्यम से ऑनलाइन सुझाव भी सरकार को दिया जा सकता है, यानी उनके पोर्टल पे जो भी वेबसाइट्स हैं आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि नहीं इस प्रकार से काम होना चाहिए, इस प्रकार से काम हो सकता है। अगर आपके सुझाव बेहतर लगे, रेलिवेंट लगे, उससे कुछ काफ़ी अच्छा हो सकता है, तो सरकार शायद आपके सुझाव पर इम्प्लीमेंटेशन यानी कि कार्य कर सकती है। अब देखिए इसके लिए सरकारी डाटाबेस तंत्र सहायक होता है, यानी सरकार के जो डेटाबेस हैं अपने वेबसाइट के इस तरीके से, तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं ई फीडबैक के पॉइंट में। तो आई होप कि ई फीडबैक भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जैसे कि मैं ही फीडबैक के बारे में आपसे लास्ट में बोलता हूँ वीडियो के कि आपको वीडियो का सेशन कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं अच्छा लगा, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं उससे क्या करता हूँ कि अपने काम को यानी जो ये कंटेंट है उसको बेहतर बनाने का प्रयास करता हूँ। तो उसी तरीके से सरकार भी फीडबैक लेती है अपने कार्यों का, आप सुझाव दे सकते हैं इस तरीके से ताकि वो अपने काम को बेहतर कर सके। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। यानी C2G वाला जो पॉइंट आपका है, इसमें जो पब्लिक है या कह लीजिए नागरिक जो है वो गवर्नमेंट की हेल्प करती है उनके काम को बेहतर करने में। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए स्लाइड में जो है हम लोग सरकार से सरकार यानी G2G के बारे में जानेंगे। अभी तक मैंने C2G के बारे में बताया, G2C के बारे में बताया। ये शॉर्ट नेम आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इससे आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। G2G का मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी सरकार से सरकार तक। अब देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि G2G संबंध केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच तथा दो या दो से अधिक सरकारी विभागों के बीच के संबंध को सम्मिलित करता है, और इसके कुछ एग्जाम्पल आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। यानी कि जो आपके राज्य सरकार है और आपका सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है आपका भारत सरकार है, तो उनके बीच में किस प्रकार से ई गवर्नेंस के रूप में काम होता है। जैसे कि आपका अभी जो चल रहा है टैक्स वाला GST वाला जो है आपका गुड सर्विस टैक्स, तो इसके बीच में मतलब कंबाइंड आपका टैक्स पूरा लिया जाता है राज्य और सेंट्रल का, और इसमें आपका बंटवारा एक तरीके से राज्य का और आपका लोक जो आपका भारत सरकार है उसके बीच में होता है। तो ये कैसे आपका सरकार के बीच में आपका काम होता है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा है। अब इसमें मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ। जैसे ई प्रशासन को हम देखते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में किस प्रकार से ये प्रशासन होता है आपका, तो यह सरकार के आंतरिक और बाह्य कार्यों में आईसीटी के कार्यान्वयन को शामिल करता है। यानी कि सरकार के जो भी आंतरिक काम है, इनर बॉडी कह लीजिए, और जो बाहरी काम है उसमें आईसीटी का आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद से आईसीटी का कार्यान्वयन सरकारी विभाग और सरकार के बीच संचार समय को कम करता है। यानी कि इन दोनों सरकार के बीच में आप सभी को पता है कि दोनों के सामंजस्य से ही जो है राज्य में राज्य सरकार चलती है, क्योंकि सेंट्रल से भी काफ़ी कुछ फंडिंग राज्य सरकार को मिलती है राज्य को चलाने में। तो उनके बीच जो सरकारी विभाग होते हैं, चाहे सेंट्रल के सरकारी विभाग हैं या राज्य सरकार के, तो उनके बीच में आईसीटी का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है वो उनके वेबसाइट पर जाके मतलब सारा कुछ इंटरनेट के माध्यम से होता है, जो समय की बचत करता है। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको ई प्रशासन वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि ई प्रशासन सरकारी विभाग में प्रशासन में तेजी और पारदर्शिता लाता है। यानी कि इन सरकारों के विभागों के बीच में भी बहुत सारा काम होता है, नागरिकों के लिए तो काम होता ही होता है, लेकिन इन विभागों के बीच में जैसे भारत सरकार का विभाग अपना हो गया, राज्य सरकार का विभाग हो गया, तो इनके बीच में जो काम होते हैं उनमें पारदर्शिता जो है आईसीटी के माध्यम से या ई प्रशासन के माध्यम से जो है आपको देखने को मिलता है। तो आई होप कि ये सरकार से सरकार में जो मैंने ई प्रशासन आपको बताया और G2G के बारे में बताया वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए स्लाइड के अंदर हम ई पुलिस के बारे में जानेंगे। ये भी G2G के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो देखिए साइबर पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक या साइबरिम के नियंत्रण के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जबकि ई पुलिस जांच पड़ताल और प्रशासन में पुलिस विभाग के कार्यों को आईसीटी के माध्यम से आसान बनाती है। यानी जो साइबर पुलिस होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स या साइबरिन नियंत्रण के लिए तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं, टेक्निकल जो विशेषज्ञ हैं, साइबर के बारे में जानते हैं किस प्रकार से, जैसे कि आपकी वेबसाइट हैक कर ली गई, आपका अकाउंट हैक कर लिया गया, तो अब कैसे पता चलेगा किसने हैक किया। तो इसके लिए जो एक्सपर्ट हैं, जो हैकिंग के बारे में जानते हैं, वो जो है काफ़ी आवश्यक हो जाते हैं। और ई पुलिस जांच पड़ताल करती है और प्रशासन में पुलिस विभाग के कार्यों को आईसीटी के माध्यम से आसान बनाया जाता है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। और इसमें जो भारत सरकार है उनकी भी अपनी एजेंसीज हैं जो भी सुरक्षा से संबंधित, और राज्य सरकार की अपनी जो है सुरक्षा संबंधी जो भी डिपार्टमेंट है, तो उनके बीच में भी समन्वय होता है। अगर कोई स्टेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके अंतर्गत ये सारा कुछ काम देखते हैं, आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर
ई पुलिस प्रणाली पुलिस ऑफिसर और उनके कार्यों यानी आपराधिक डेटाबेस, हिरासत, अपराधों में रुझान और बहुत सी गतिविधियों को जो है यहाँ पर सम्मिलित करती है। ये आपको याद रखना है। ई पुलिस के अंतर्गत जो है काफ़ी कुछ यानी जो क्रिमिनल का डेटाबेस होता है, अगर वो दोबारा से क्रिमिनल पकड़ा जाता है यानी नहीं दिखता है तो उसका जो डेटाबेस एक बनता है आपका ई पुलिस के अंतर्गत कि इसके ऊपर ये चार्जेस पहले के भी लग चुके हैं, गंभीर मुकदमा, तो इस अपराधी को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है ई पुलिस की प्रणाली में आपको देखने को मिलता है। तो ई पुलिस वाला मतलब जिसमें ई का मतलब एक बात समझ लीजिए, ई का मतलब जहां इंटरनेट आपका ऐड हो गया, जहां से फिजिकल मोड से आभासी रूप से सारा कुछ आपका शिफ्ट हो गया, वही आपका ई है। ई पुलिस हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, ई कोर्ट हो गया। ठीक है, ये सारा कुछ आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। जो फिजिकल मोड में सारा कुछ चलता है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ई कोर्ट है आपका, इसको भी देख लेते हैं। कोर्ट का मतलब आप समझते ही है, न्यायालय, जहाँ पर जो है जो भी मुकदमे वगैरह वगैरह उनकी कार्रवाई होती है, वहाँ पर जो है आपके जज बैठते हैं, फिर वकील होते हैं, सारा कुछ। तो ई कोर्ट की अवधारणा न्यायिक प्रक्रिया की सक्षमता को सम्मिलित करती है और यह तकनीकी दूरस्थ सुनवाई, ऑनलाइन नोटिस और वारंट और निर्णय के ऑनलाइन प्रकाशन में सहायता करती है। यानी मान लीजिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई अपराधी है, वो जो आपके उच्च कोर्ट है, कह लीजिए हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑनलाइन मोड में जो है यहाँ से भी वकील चाहे तो सारा कुछ इस जो कोर्ट की कार्रवाई होती है वो हो सकती है और जजमेंट भी आपका वहाँ से हो सकता है। यानी फिजिकल रूप में वहाँ पर जो है जाना जरूरी नहीं है, आपका सारा कुछ ई कोर्ट के माध्यम से हो सकता है। आपने ये सारा कुछ देखा है कोविड काल में, काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर जो कोर्ट है, न्यायालय में आपको ऑनलाइन सारी कुछ डिसीजन, कोर्ट के मुकदमे देखने को सुनवाई मिली है। तो आई होप कि ई कोर्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए इसमें जो लास्ट पॉइंट आपका है G2B के बारे में, अभी तो मैंने G2G के बारे में बताया, नहीं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में किस प्रकार से ई व्यवस्था जो है, ई प्रशासन या इंटरनेट का या ICT का इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में समझाया। अब G2B का मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन कह लीजिए, व्यापार के क्षेत्र में किस प्रकार से ई जो है इंटरनेट का या ICT का इस्तेमाल होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं ई कराधान के बारे में बताता हूँ, जो टैक्स की बात हो रही है। तो देखिए ई कराधान के तहत ऑनलाइन कर अथवा करों का ऑनलाइन भुगतान करों को भौतिक रूप से जमा करने के लिए आवश्यक समय की कमी में सहायक होता है। अब देखिए जो टैक्स पेयर की बात हो रही है, जो टैक्स हम पे करते थे जाके, जो टैक्स डिपार्टमेंट आपका होता था इनकम टैक्स, तो वहाँ पर अब ये आपको सुविधा घर बैठे मिल गई। उनकी वेबसाइट है इनकम टैक्स की, आप वहाँ पर जो है अपना टैक्स पे कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। नहीं तो पहले काफ़ी समय लगता था और टाइम से टैक्स पे भी नहीं होता था और फाइन भी लगती थी। और इसके बाद से जो है आपका ICT भुगतान में धोखा और कमी को दोबारा चेक करने में भी सहायता कर सकता है और सरकार को सटीकता और राजस्व प्रदान करता है। यानी कि टैक्स पे किया फिजिकल मोड में होता था तो कॉपी में जो रिकॉर्ड होते थे क्या उसमें टैक्स पे किया गया नहीं किया गया, इस तरह की काफ़ी समस्याएं आपको देखने को मिलती है। तो जब ऑनलाइन एक डेटाबेस हो जाएगा आपका, कोई भी व्यक्ति अपना टैक्स पे करता है तो एक रिकॉर्ड, एक डेटा, एक डेट, सारा कुछ उसमें होता है डेटाबेस में, तो उसको एक्सेस या चेक किया जा सकता है कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार से टैक्स पे किया। और जब इतनी पारदर्शिता हो जाएगी तो राजस्व जो होता है उसके कलेक्शन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी राजस्व ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आई होप कि ई कराधान यानी इंटरनेट के माध्यम से आप जो टैक्स जो कर पे कर रहे हैं सरकार को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उसमें सहूलियत आपको देखने को मिलती है ऑनलाइन मोड में। तो आई होप कि ई कराधान भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए इस स्लाइड में हम ई लाइसेंस के बारे में देखेंगे, यानी G2B के अंतर्गत, यानी गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन या बिजनेस के अंतर्गत जो है ई लाइसेंसिंग का जो पार्ट आता है, इसमें कुछ क्या बदलाव देखने को आपको मिल रहा है। जैसे कंपनियों को सरकार से विभिन्न लाइसेंस की आवश्यकता होती है और इस प्रकार कंपनियों को विभिन्न पंजीकरण करने पड़ते हैं। यानी कि कंपनी अगर आप खोल रहे हैं तो कई तरह के लाइसेंस आपको चाहिए, परमिशन कह लीजिए, और पंजीकरण भी काफ़ी कुछ कराना पड़ता था। तो पहले फिजिकल मोड में काफ़ी समय लगता था, लंबी लाइनें लगती थी, फाइलें आपकी लंबित होती थी, उसमें भी काफ़ी करप्शन होता था, पैसा लेके आपकी फाइलें आगे बढ़ाई जाती थी। तो जब ऑनलाइन ये सारा कुछ शिफ्ट हो गया, ई लाइसेंस का मतलब ऑनलाइन मोड में जो है आप लाइसेंस ले सकते हैं, कंपनी खोलने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। तो ये करप्शन भी यहाँ से देखने को आपको कम मिला और ये काम थोड़ा सा फास्ट हो गया। पहले आपको पता है कि फिजिकल मोड में काम देरी से होता था, जब ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से शिफ्ट हो गया तो आपका काम तेजी से और आसानी के साथ होता है। और इसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइसेंस और पंजीकरण की ICT सक्षमता समय और खर्च को कम करती है। समय और कम जो आपके खर्च हैं उसको कम कैसे करती है ये भी आप समझ लीजिए। जो समय आपका है, जो फिजिकल मोड में आपको लाइन लगानी पड़ती थी, आपकी फाइल वेटिंग में जाता था, वो सारा कुछ मसला आपका ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गया तो वो जल्दी से सारा कुछ हो जाता है आपका, और पैसे भी आपके कम खर्च होते हैं आप जब ये ई लाइसेंस को जो है ऑनलाइन मोड में सारा कुछ करते हैं। यानी लाइसेंस और पंजीकरण की ICT सक्षमता समय और खर्च को कम करती है। आप सभी को समय
और कॉस्ट जो है आपका ऑनलाइन मोड में बहुत कम खर्च होता है। जैसे कि पहले के समय में आपको कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र बनाना होता था तो 300 रुपये 400 रुपये इस तरीके से पैसे लिए जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में आपका 100 रुपये 90 रुपये 80 रुपये में तो आप देखते हैं कॉस्ट कम हो गया। ऑनलाइन मोड में क्या हुआ, सारा कॉस्ट आपका कम होता जा रहा है और समय भी कम लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका ई निवादा, ये भी G2B के अंतर्गत है, इसको हम देख लेते हैं। टेंडरिंग की बात होगी, जो टेंडर आपका होता है, जो सरकारी काम के टेंडर हो गए इस तरीके के, उसको किस प्रकार से ऑनलाइन शिफ्ट किया गया। अब देखिए यह ऑनलाइन निविदा और वसूली की सुविधा को शामिल करता है और यह सरकार के साथ व्यापार के नए अवसरों के लिए सतर्क करता है और निविदा के ऑनलाइन सबमिशन व कार्य का ऑनलाइन आवंटन भी करता है। यानी जो टेंडर होते हैं अलग अलग काम के सरकार के, वो किस प्रकार से जो है ठेकेदार या टेंडर लेने वाले लोग ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको देखने को, जहाँ पर इंटरनेट इस्तेमाल होने लगा ऑनलाइन ई वाला कॉन्सेप्ट आपका जुड़ जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसमें पॉइंट, तो यह भौतिक निविदा प्रणाली में जो है लगे समय व खर्च को कम करता है। यानी पहले टेंडरिंग के लिए काफ़ी जब है ऑफिस में लोग आते थे, टेंडर होता था, लोगों को मिलता था, लेकिन वो सारा कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया तो ईजिली सारा कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर समय पैसा सारा कुछ कम खर्च होता है। तो आई होप कि इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए स्लाइड में जो है हम ई गवर्नेंस के कुछ उद्देश्य देख लेते हैं। ई गवर्नेंस के बारे में आपको मैंने बता दिया, 4 जो पॉइंट आपके थे उसमें 4 पॉइंट के थ्रू जो सरकार जुड़ के काम करती थी। सबसे पहले आपका सरकार से नागरिक के बीच में किस प्रकार से ई गवर्नेंस आपका होता है, G2C वाला था। नागरिक से सरकार के बीच में किस प्रकार से कार्य होता है ई जो प्रशासनिक व्यवस्था में, या सरकार से सरकार तक यानी G2G वाला कॉन्सेप्ट। सरकार से व्यापारिक या बिजनेस के बीच में किस प्रकार से सारा कुछ, उसके अंदर जो पॉइंट थे कैसे ऑनलाइन सारा कुछ शिफ्ट हुआ, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि सरकार कैसे ऑनलाइन मोड में ये सारे काम को शिफ्ट किया और काम कैसे आसान हुआ, करप्शन कम हुआ, टाइम जो है यहाँ पर कम लगता है और कॉस्ट आपकी कम हो गई। आई होप कि वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके उद्देश्य क्या है, यानी कि क्यों जो है यहाँ पर ई गवर्नेंस या ये सारा कुछ ऑनलाइन शिफ्ट किया जा रहा है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए ई गवर्नेंस के कुछ निम्न उद्देश्य हैं, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं यहाँ पर कवर करूँगा। तो देखिए एक सूचित समाज का निर्माण करना, सूचित यानी इन्फॉर्म्ड समाज एक सशक्त समाज होता है। यानी कि समाज को या समाज के जो लोग हैं उनको पता रहना चाहिए कि क्या कुछ हमारी गवर्नमेंट कर रही है, किस प्रकार से काम चल रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर ICT काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ई गवर्नेंस के अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना है। यानी पहले के समय में आपको पता ही नहीं चलता था कि कौन से गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करती है और क्या कुछ योजना चल रहा है, काम कैसे चल रहा है। तो जब ये सारा कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया तो काफ़ी कुछ आसान हो गया आपको एक्सेस करने के लिए। यानी आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं, उनकी अपनी वेबसाइट हो गई, वेबसाइट पे आप जाकर जान सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि सरकार के प्रत्येक सूचना और सार्वजनिक महत्व को एक्सेस करना ई गवर्नेंस के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। अब जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी सरकारी योजना है, सरकार का जो काम है, उनके बारे में जानना ई गवर्नेंस का जो है मुख्य उद्देश्य है। पहले के समय में पता ही नहीं चलता था कि मंत्री या मुख्यमंत्री या जो अपने देश के पूरे अलग अलग जो केंद्रीय मंत्री किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो ये पहले नहीं पता था। अब तो उनका पोर्टल हो गया, वेबसाइट अलग अलग मंत्रालय का है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं क्या कुछ काम कैसे चल रहा है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकार और नागरिकों में परस्पर क्रिया बढ़ाना और ई गवर्नेंस का उद्देश्य प्रतिक्रिया की रूप रेखा बनाना और लोगों से प्रतिक्रिया लेना है। यानी ई गवर्नेंस को बनाने का या ई गवर्नेंस लाने का जो है यहाँ पर मेन उद्देश्य है कि यहाँ पर प्रतिक्रिया की रूपरेखा बनाना, यानी लोग प्रतिक्रिया दें, अपना फीडबैक दें कैसे काम चल रहा है, और यहाँ पर प्रतिक्रिया लेना है, फीडबैक लेना है कि कैसा काम चल रहा है, काम अच्छा है। तो ये सारा कुछ ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों के द्वारा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है। यानी परस्पर क्रिया बढ़ाना, यानी इंगेज करना सरकार से और नागरिकों के बीच में काफ़ी कुछ दूरियां पहले थी, लेकिन अब थोड़ा सा ऑनलाइन मोड में उनके काम को जाना, क्योंकि सरकार जो है लोगों के लिए है, लोग सरकार को चुनते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ई गवर्नेंस में। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको ई गवर्नेंस के उद्देश्य के अंतर्गत क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला स्लाइड देखते हैं। अब देखिए इसी उद्देश्य के अंतर्गत कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि यह सरकार को लोगों की समस्या की जानकारी देने और उनका समाधान निकालने में सहायक है। यानी कि ICT का इस्तेमाल जो है गवर्नेंस के अंतर्गत सरकार को
को जो है लोगों की समस्या की जानकारी देना, यानी लोगों को क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं, इससे ऑनलाइन मोड में काफ़ी आसान हो गया है पता करना और उनका समाधान जो है करना काफ़ी आसान हो गया। ये भी एक उद्देश्य आपका है ई गवर्नेंस के अंतर्गत। और फिर नेक्स्ट जो है कि सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। ई गवर्नेंस का उद्देश्य सभी सरकारी डाटा और सूचना को जो है लोगों के लिए सुलभ करके सरकारी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, यानी सरकारी प्रक्रिया कैसे चल रही है उसको पारदर्शी बनाना भी जो है यहाँ पर ई गवर्नेंस कह लीजिए इसका उद्देश्य है। और इसके साथ साथ सरकार को जवाबदेह बनाना, सरकार को अपने द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के लिए जिम्मेदार होती है, यानी सरकार जो भी निर्णय ले रही है चाहे जनता के हित में ले रही है या जनता के अहित में ले रही है, उसके लिए सरकार को जिम्मेदार बनाना भी जो है यहाँ पर ई गवर्नेंस का पूरी तरीके से उद्देश्य है। ये आपको याद रखना है, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि सरकार का हर निर्णय ही जनता के लिए बेहतर हो। तो अगर कोई निर्णय सही भी नहीं है तो उसके प्रति फीडबैक जैसे पब्लिक का लिया जाता है तो उस निर्णय को वापस भी लिया जाता है। ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं आपके सर पे या जो प्रशासनिक व्यवस्था को चला रहे हैं वो हमेशा राइट हो, ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा राइट हो, तो वो गलत भी हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ कैसे पता चलेगा? फीडबैक के द्वारा, जो नागरिक जो है फीडबैक अपना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य सरकार को ज़्यादा जवाबदेह बनाना है, यानी कि इसके माध्यम से जो है सरकार जो है अपनी योजनाओं, अपनी नीतियों, अपने कार्यों को जो है नागरिकों के समक्ष बहुत आसानी के साथ रख सकती है और बता सकती है और जवाबदेह बना सकती है अपने कार्यों के प्रति। तो आई होप कि ये भी उद्देश्य आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए स्लाइड में जो है ई गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट लाभ हैं उसके बारे में जान लेते हैं। उद्देश्य तो आप काफ़ी कुछ गिना सकते हैं, उद्देश्य में बहुत कुछ है उनके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब ई गवर्नेंस के लाभ क्या हैं वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला लाभ तो गति है, स्पीड, यानी जो काम फिजिकल मोड में बहुत स्लो चलता था, बहुत लंबे समय तक चलता था, वो काम आपका थोड़ा फास्ट हो गया। जैसे कि तकनीक संचार में गति प्रदान करती है और इंटरनेट, फ़ोन, सेल फोन, साधारण संचार में लगे समय को कम करती है। यानी कि पहले अगर कोई सूचना आपको दूर तक पहुंचानी होती थी तो लेटर के माध्यम से आप कागज़ पे लिख के बहुत दूर तक पहुंचाते थे, ठीक है। तो अब आज के वर्तमान समय में तकनीकों का विकास होने से आप देखते हैं एक फ़ोन कॉल से आपके सारा इन्फॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। आप वीडियो भेज पाते हैं, आप टेक्स्ट भेज पाते हैं, आप अपने इंपॉर्टेंट फाइल भेज पाते हैं। कितना टाइम लगता है? विदिन, अगर इंटरनेट बढ़िया है तो विदिन सेकेंड में आपका एक आध मिनट में सारा कुछ बड़ा से बड़ा फाइल या डेटा चला जाता है। अब इसके बाद से लागत में कमी, यानी जो कॉस्ट आपकी चलती थी सरकार में, सरकारी काम में जो कॉस्ट आपके बहुत ज़्यादा लगती थी वो ऑनलाइन मोड में बहुत कम हो गया। इसका एग्जांपल मैंने काफ़ी कुछ अभी ऊपर आपको दिया है। आपको बहुत दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे इधर उधर, तो आपका एक तरीके से जैसे आप कहीं दौड़ धूप रहे हैं तो उसमें पैसे लग रहे हैं, आप कहीं टेम्पो से जा रहे हैं, आप इस तरीके से दौड़ रहे हैं, कहीं घूस या करप्शन इस तरीके का व्यवस्था है तो आपके पैसे भी तो कम लग रहे हैं अब जैसे ई गवर्नेंस की वजह से। तो ये आपको याद रखना है, लागत में कमी। कागज आधारित संचार में स्टेशनरी, प्रिंट्स, कंप्यूटर इत्यादि की आवश्यकता होती है जिसमें भारी लागत लगती है। जैसे कि जो हार्ड कॉपी वाला मोड है, अब ऑनलाइन तो सारा कुछ डेटा शिफ्ट है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसा नहीं लगता, तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है। लेकिन जो भाग दौड़ है उसमें भी खर्च जो है ऐड आप उसे कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर वहीं ई गवर्नेंस में इंटरनेट सरकार को सस्ता बनाता है और सरकार के लिए पैसे की बचत करता है। यानी कि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं या सरकारी जो काम आपको कराना है उन सारे कामों को सस्ता बनाता है। जैसे कि भाग दौड़ करेंगे तो आपका टाइम, पैसा ज़्यादा लगता है और सरकार के लिए पैसे का भी बचत यहाँ पर करता है। यानी सरकार का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉडी है जो काम कराने के लिए भाई लोगों को रखना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो जब ये सारा कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा तो ये सारी बॉडी जो है आप कम भी करके जो है काम कर सकते हैं, इसलिए सरकार का पैसा भी यहाँ पर बच सकता है। तो आई होप कि ये इंपॉर्टेंट लाभ आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए स्लाइड में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस लाभ के अंतर्गत, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। तो देखिए इसमें आईसीटी का प्रयोग सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाता है। यानी कि अगर फिजिकल मोड में होता था तो हमें पता ही नहीं चलता था कि ऑफिस के अंदर या दफ्तर के अंदर, विभाग के अंदर किस प्रकार से काम हो रहा है, किसकी फाइल, किसका डॉक्यूमेंट किधर से किधर किया गया। लेकिन अब जब ऑनलाइन मोड में है तो इसमें जो है काफ़ी कुछ इधर से उधर करना आसान नहीं है, इसलिए आपको अपने काम में पारदर्शिता देखने को मिल जाएगा ई गवर्नेंस के अंतर्गत। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यह तभी संभव है जब सरकार की सभी सूचना इंटरनेट पर अपलोड और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। तो एक मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब तक सभी व्यक्ति का, सभी नागरिकों का एक डेटा या जिस विभाग में आप काम कराने जा रहे हैं उसमें सारा डेटा जो है सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होगा, तब तक जो है ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, पारदर्शिता की, वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर डेटा किसी का अपलोड है तो अगर कुछ इधर से उधर होता है तो आप चेक करेंगे कि मेरा नाम तो है यहाँ पर लेकिन ये लाभ मुझे नहीं मिला और ये कुछ नहीं मिला। तो जब डेटा होगा एक डेटाबेस में तभी जो है ये पारदर्शिता संभव हो पाएगी।
अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि आईसीटी सूचना को ऑनलाइन उपलब्ध कराने और सूचना को छुपाने की संभावना को खत्म करने में सहायता करती है। यानी फिजिकल मोड में जो डाटा आपका रहता था, हार्ड कॉपी, फाइल वगैरह वगैरह, तो उसको आप हाइड कर सकते, छुपा सकते, इधर से उधर कर सकते। लेकिन डिजिटल मोड में एक डेटाबेस सर्वर में बना हुआ है, वहाँ से हटाना बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वहाँ से हटाने में काफ़ी दिक्कत है। तो ये एक यहाँ पर एडवांटेज आप कह लीजिए, लाभ है ई गवर्नेंस का। तो आई होप कि ये सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ई गवर्नेंस वाला कह लीजिए जो आपका आईसीटी में सुशासन वाला टॉपिक था, आईसीटी एंड गवर्नेंस वाला, वो आपका कंप्लीट होता है। और उम्मीद करता हूँ सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ क्या कुछ मैंने आपको पूरे सेशन के अंतर्गत बताया। तो आईसीटी और सुशासन के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे गवर्नमेंट जो है ऑनलाइन माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से अपने सारे कामकाज को शिफ्ट कर रही है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जिससे आपकी लागत की, आपकी समय की और काम करने का जो पोटेंशियल कह लीजिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी काम में सहूलियत और आपको आसानी देखने को मिल रही है। उसके बाद से मैंने आपको ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस के बारे में बताया। इन दोनों में माइनर अंतर है। ई गवर्नमेंट का मतलब ई सरकार और ई गवर्नेंस का मतलब ई प्रशासनिक जो व्यवस्था है। और उसके बाद से मैंने ई गवर्नेंस के जो कुछ क्षेत्र हैं, जिसमें मैंने आपको सरकार से नागरिक तक यानी G2C के बारे में बताया, नागरिक से सरकार तक G2G के बारे में बताया, और सरकार से सरकार तक यानी G2G के बारे में आपका बताया, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। और लास्ट में मैंने आपको बताया सरकार से व्यापारियों तक, यानी G2 जो B वाला कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने बताया। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इन सबके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि G2C के अंतर्गत ई नागरिकता आपका मैंने बताया, ई परिवहन के बारे में, ई स्वास्थ्य के बारे में, ई शिक्षा के बारे में, ई सहायता या ई हेल्प के बारे में बताया। फिर C2G के यानी नागरिक से सरकार के बीच में मैंने ई डेमोक्रेसी के बारे में बताया, फीडबैक के बारे में बताया। फिर सरकार से सरकार के बीच में मैंने ई प्रशासन, ई पुलिस के बारे में आपको बताया, ई कोर्ट जो है किस प्रकार से काम होता है उसके बारे में बताया। और लास्ट में मैंने G2B के अंतर्गत ई टैक्स यानी कैसे ऑनलाइन टैक्स पे होता है, लाइसेंस कैसे लिया जाता है कंपनी खोलने के लिए, ई निवादा यानी जो जो आपके टेंडर्स होते हैं सरकार के काम के, वो कैसे लेते हैं लोग, और ई गवर्नेंस के उद्देश्य और उसके लाभ के बारे में मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है, कुछ लगता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे ये कमेंट वाला जो बॉक्स होता है इतना बड़ा, यहाँ पर फीडबैक दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ई फीडबैक के बारे में अभी बताया ना, कितना आसान होता है। देखिए अब फीडबैक बस थोड़ा सा समय आप निकालेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे, पूरे सेशन का मुझे फीडबैक समझ में आ जाएगा कि आपको क्या कुछ समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो उसके बारे में बता सकते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ लगता है प्रॉब्लम तो वो भी आप बता सकते हैं। कोई और भी प्रॉब्लम है आपको एग्जाम रिलेटेड या प्रिपरेशन रिलेटेड, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर अपनी क्वेरी या कमेंट जो है छोड़ सकते हैं, ताकि मैं पढ़ूँ और उसका सॉल्यूशन आपको बता सकूँ। और देखिए एक बात कि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे हर काम को अप्रिशिएट किया जाता है, अच्छा काम करने पर अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो वह व्यक्ति अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होगा। देखते नहीं, ये मोटिवेशन कह लीजिए और डिमोटिवेशन में यही अंतर है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक एक तरीके से लोगों को ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है, और पॉजिटिव फीडबैक यानी अच्छा काम मैं कर रहा हूँ और पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो उस काम को और आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको लगता है कि अच्छा है, नेगेटिव फीडबैक भी आप दे सकते हैं, नहीं अच्छा तो उसके बारे में बता सकते हैं सीधे तरीके से, और अनलाइक भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई स्वतंत्र हैं आप ही फीडबैक मुझे देकर बता सकते हैं क्या कुछ अच्छा इसमें आपको देखने को मिला है। तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और इसके बाद से लगता है कि ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है या वीडियो, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो है आप यहाँ पर जो ये बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आपको क्या करना होगा, प्रेस करना होगा। इस प्रकार से हो जाएगा ये बेल आइकन का बटन, तब जो है आपको इस वीडियो पे इस चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।